दोस्तों, निबंध की हमारी श्रृंखला लगातार चल रही थी और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ओर से भविष्य में होने वाली यानी आगामी जितनी भी मुख्य परीक्षाएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होती हैं उनके लिए ये निबंध की श्रृंखला चलाई जा रही है। उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ निबंध कैसे लिखा जाए ये आपको बताया जा रहा है। निबंध की यहाँ जो प्रतिलिपि आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, जो दिखाया जा रहा है, ये सिर्फ एक प्रारूप है, एक नमूना है। इसको आप अपने शब्दों में लिखिएगा, मौलिक विचारों में जाहिर करिएगा। देखिए, निबंध जब लिखा जाता है तो पहली आवश्यकता ये होती है कि आप शीर्षक जो है उसको कायदे से समझिए और उसके आधार पर ढांचा तैयार करके तब लिखना प्रारंभ करिए। डायरेक्ट जो बीच का मैदान है उसमें मत कूद जाइए। जैसे खाना अगर गर्म होता है, कोई भी गीली चीज़ है, मान लीजिए खिचड़ी आप खा रहे हैं, तो थाली में आपने फैलाया या ढेर के तौर पे रखा तो आप किनारे से खाना शुरू करते हैं, डायरेक्ट बीच में हाथ नहीं घुसा देते। ऐसा कोई करता है? और अगर करेगा तो हाथ जलाएगा। वही चीज़ यहाँ भी है। पहले आप किनारे से शुरू करिए, यानी शुरुआत से शुरू करिए। शीर्षक पहले समझिए। शीर्षक को पहचानना अनिवार्य होता है। विषय क्या कह रहा है, अगर आपने ये समझ लिया तो पूरा निबंध आपकी मुट्ठी में आ जाएगा, आपके नियंत्रण में आ जाएगा। आपको क्या लिखना है आप भली भांति समझ जाएंगे और उसके बाद आप झट से प्रारूप बना लेंगे और उसके बाद लिखना शुरू कर देंगे। और ये एक सही तरीका है, ऐसे ही करना चाहिए। अगर आपने इसी पर अच्छी खासी नज़र न डाली, मतलब ऐसा नहीं कि देखा ही नहीं, देखेंगे तभी तो चुनेंगे, लेकिन आपने एक सरसरे तौर पर देख लिया कि अच्छा ये टॉपिक है और उसके बाद उठा लिया प्रारूप, वो बनाया अच्छा खराब और उसके बाद डायरेक्ट लिखना यहाँ से शुरू कर दिया, तो ये वही बेवकूफ़ी है कि गर्म खिचड़ी में आपने बीच में हाथ घुसा दिया, यानी हाथ जलेंगे आपके। तो यहाँ हाथ जलने का मतलब क्या है कि आप अपने नंबरों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ बिना योजना के साथ काम मत करिए। और ऐसा भी नहीं है कि योजना बनाने के लिए आप घंटों का समय लीजिए, ये बहुत ज़्यादा समय लेने वाला काम नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि अभ्यास करिए, उत्तर लेखन का अभ्यास करिए, तो ये प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, तो ज़्यादा समय आपको लगेगा भी नहीं। प्रारूप और शीर्षक को पहचानना, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा अगर आप खर्च कर रहे हैं तो 10 मिनट खर्च करिए, ये ज़्यादा ही है। कम, इससे कम ही रहे तो बेहतर है। इतने में आप ये तय कर लीजिए कि शीर्षक आपसे क्या कहना चाहता है और ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको लिखना क्या है। इतना आप करिएगा। और ये जो प्रारूप के निर्माण का काम है ये रफ में होगा, ये फेयर का हिस्सा नहीं है। मतलब सामने जो स्वच्छ कार्य है, फेयर वर्क है, उसमें आप ऐसा नहीं करेंगे। इसको रफ में करेंगे और अंत में काट देंगे, क्योंकि रणनीति दिखाई नहीं जाती। रणनीति जो है वो छिप कर बनाई जाती है और उस पर अमल किया जाता है और जो सामने से काम होता है वो दिखाई देता है। एक चीज़ और है कि प्रारूप जो यहाँ दिख रहा है या किसी और का बनाया हुआ जो प्रारूप है उसको आप कतई मत बनाइए। आप अपने शब्दों में बनाइए, अपने लहजे में बनाइए, अपने तरीके से बनाइए। क्योंकि आप दूसरे का लिखा हुआ अगर प्रारूप लिख लेंगे और उसी के आधार पर अपने विचारों को ढालना चाहेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए अपने मन से प्रारूप का निर्धारण करिए। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो शीर्षक है उसके साथ न्याय हो, मतलब उसको आप पूरा कवर कर लें इस प्रारूप के अंदर। जैसे आप देखते हैं कि जब परीक्षाओं का परिणाम आता है, जैसे सिविल सेवा परीक्षाएं हैं, उनका रिजल्ट आता है तो जो टॉपर्स होते हैं उनकी बाहर आ जाती है, लाइन लग जाती है यूट्यूब चैनलों पर या अलग अलग जो माध्यम है, मीडिया के माध्यम है, उनके जरिए वो आकर मुस्कुराते हुए बढ़िया एकदम अच्छे शक्ल लेकर फोटो खिंचवाते हैं और उसके बाद इंटरव्यू देते हैं। और इंटरव्यू में खूब बखान करेंगे कि इतनी किताबें मैंने पढ़ रखी हैं, इतने घंटे मैंने स्टडी की है और उसके बाद इतने समय की तैयारी के बाद मेरा जो है ये जो प्रीलिम्स है या मेंस का जो दौर था ये क्लियर हो गया और आज मैं इतनी रैंक प्राप्त करके आपके सामने हूँ। ऐसे वो दर्शाते हैं। और ऐसी ऐसी जो पुस्तक सूची है वो आपको थमा देते हैं या पकड़ा देते हैं जिसे उन्होंने खुद नहीं फॉलो किया होगा। या घंटों का जो समय पढ़ने का बताते हैं कि मैं तो 12 घंटे पढ़ता था, 10 घंटे पढ़ता था, या कुछ लोग कहते हैं कि मैं 2 घंटे में ही पढ़कर क्लियर कर देता था। तो इस तरह की जो बातें हैं ये भी हवाई होती हैं। इनका वास्तविकता से संबंध बहुत कम ही होता है। ऐसा नहीं कि सारे टॉपर झूठ बोलते हैं, लेकिन अधिकतर जो है वो थोड़ा बहकी बहकी बातें करने लगते हैं। ये उनके साथ समस्या होती है। इसीलिए जो स्ट्रेटजी वो बताते हैं वो आपको अमल करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, परीक्षा का पाठ्यक्रम देख लीजिए और परीक्षा के प्रश्न पत्र को देख लीजिए, इससे बढ़िया मार्गदर्शन आपका कोई नहीं करेगा। और उसके आधार पर अपनी रणनीति तैयार करिए, अपना प्रारूप तैयार करिए और उसी के आधार पर तैयारी करिए। आप सफल रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। सफलता आपको मिलेगी क्योंकि सबका अपना तरीका होता है और अपने आप को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, ये आप मान कर चलिए। तो वही हाल निबंध का भी है। यहाँ पर किसी दूसरे की बनाई हुई रणनीति को आप न पालन करें तो बेहतर है। यहाँ अपना प्रारूप खुद बनाइए। ये जो प्रारूप है ये मॉडल है, कैसे बनाया जाता है ये आपको हिंट दिया गया है। देखिए, पहली चीज़ तो प्रारूप से पहले यहाँ एक समस्या है। ये देखिए, दिख रहा है? समझ में आ रहा है क्या चीज़ है? ये देखिए, यहाँ सशक्तिकरण कैसे लिखा है और यहाँ कैसे लिखा है। बताइए इन दोनों में से कौन सा सही है? ये वाला सही है, जिसमें बड़ी की मात्रा है वो सही है। यहाँ दीर्घ स्वर का उच्चारण होगा। असल में ये सशक्त से बना हुआ है। यहाँ जो शक्ति शब्द होता है ना, उससे इसको जोड़कर मत देखिएगा, हालांकि सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं।
और अर्थ में भी काफ़ी हद तक संबंध है सब में, लेकिन शक्ति से नहीं बना है। शक्ति से जोड़कर अगर आप देखेंगे तो इसको सही मान लेंगे, लेकिन अगर सशक्त से जोड़कर देखेंगे और उसमें दीर्घ स्वर आप लगा देंगे तो ये बन जाएगा सशक्तिकरण, और वही सही है, ये वाला सही है। जो नीचे आप देख रहे हैं वो सही नहीं है। तो यहाँ जगह जगह जो प्रिंटिंग मिस्टेक में आपको मात्राओं की अशुद्धि दिखाई दे रही है सशक्तिकरण वाली, इसको आप थोड़ा नज़रअंदाज करिएगा। असल में इसमें सही तरीका है, सत्य इसका प्रारूप है वो यही है। आगे देखते हैं इसमें लिखा क्या जा सकता है। प्रारूप में सबसे पहले तो आप लिख लीजिए समाज में नारी का महत्व। नारी यानी महिला। यहाँ नारी और स्त्री शब्दों की तुलना में अगर आप महिला शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ आप लिखेंगे कि समाज में महिला का महत्व, क्योंकि नारी और स्त्री ये दोनों थोड़ा दोयम दर्जे के शब्द माने जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बुरे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें दोहरी मानसिकता का जो दृश्य है वो दिखाई देता है। फिलहाल यहाँ समाज में महिला का महत्व आपको पहले लिखना होगा, उसके बाद तब नारी सशक्तिकरण की जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ रही है ये आपको लिखना होगा। देखिए, किसी भी चीज़ को उठाने का प्रयास, उन्नयन का प्रयास या उसके विकास का प्रयास तभी किया जाता है जब वो कुछ काम की हो, मतलब वो कुछ उसका उद्देश्य हो, और इसीलिए यहाँ पर महत्व बताना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मनुष्य बहुत स्वार्थी जीव है, ये बिना फायदे के कुछ करेगा ही नहीं। तो अगर किसी चीज़ का कोई महत्व ही नहीं है, महत्वहीन है वो चीज़, तो उसको वो कभी उठाने का प्रयास नहीं करेगा, बल्कि उसको कुचल के अंदर दबा देगा। और वही स्थिति यहाँ भी है। तो पहले आपको महत्व बताना पड़ेगा, उसके बाद नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। कोई भी चीज़ कमज़ोर रहेगी तभी तो उसको उठाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि नारी यानी जो महिला है वो कमज़ोर है क्या? कमज़ोर है तो नहीं, लेकिन उसको कमज़ोर बनाने का या जताने का प्रयास किया जाता है, ये एक मानसिकता है। तो उस मानसिकता को हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद भारतीय नारी के संबंध में जो विरोधाभास है, कहीं तो महिषासुर मर्दिनी, कहीं रानी लक्ष्मीबाई, और कहीं पर एकदम देवी सीता, और उसके बाद उससे भी गई बीती स्थिति। तो यहाँ पर एक ही जो महिला वर्ग है, मतलब महिलाओं का पूरा वर्ग है या उनका धड़ा है, उससे अलग अलग तरीके की अपेक्षा की जाती है। मतलब कहीं तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो देवी का अवतार है, और कहीं पर उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है कि वो एकदम कुचली हुई, जो एकदम तुच्छ वस्तु है उसके तौर पर यहाँ मौजूद है। तो ये दोयम व्यवहार जो है ये विरोधाभास पैदा करता है, उसको आपको लिखना है। इसके बाद सशक्त बनाने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, सरकार की ओर से क्या प्रयास हो रहा है, सामाजिक स्तर पर क्या प्रयास हो चुके हैं, आज़ादी से पहले वाला या बीच वाला या वर्तमान में, वो सब आपको लिखने हैं। और अंत में बाधक तत्व। देखिए, कोई भी अच्छा काम जब शुरू किया जाता है, किसी अच्छी चीज़ को करने का प्रयास किया जाता है, तो उसमें कठिनाइयाँ आती हैं, बाधाएं आती हैं। तो बाधक तत्व आपको लिखने पड़ेंगे, क्या इसमें बाधाएं हैं। इसके बाद उपसंहार। अब उपसंहार में आप क्या लिखेंगे? उपसंहार में आपको ये लिखना पड़ेगा कि अभी तक तो ये हमने लिखा कि क्या प्रयास हो रहे हैं, सरकार क्या कर रही है या अन्य वर्ग क्या कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं क्या कर रही हैं। अपने उन्नयन के लिए उन्हें खुद तो प्रयास करना ही पड़ेगा। किसी भी जीव को अपनी उन्नति के लिए खुद आगे बढ़ना होता है, खुद अपने लिए हाथ पैर मारने होते हैं, तभी यहाँ पर प्रकृति जो है उसे वो अधिकार देती है। और इसीलिए महिलाओं को आगे बढ़कर खुद इसमें पहल करनी होगी, और काफ़ी हद तक हो भी रही है, लेकिन और आवश्यकता है। तो ये चीज़ें आप अंत में लिखेंगे। महिलाओं का जो व्यक्तिगत प्रयास है वो भी इसमें शामिल करना आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें विषय जो है वो कई तरीके से पूछा जा सकता है, महिला सशक्तिकरण, दशा और दिशा, या महिला मुक्ति किशोर, या इस प्रकार से अनेकों प्रकार जो शीर्षक के हैं वो हो सकते हैं। और वर्तमान में जो रेप वाली और तरह तरह की यौन शोषण और शारीरिक शोषण की घटनाएं हो रही हैं लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, वह चिंतनीय विषय है। तो ये ज्वलंत मुद्दा है, इस पर आ सकता है। और किसी नवीनतम जो ताज़ा तरीन घटना है उससे आप शुरू भी कर सकते हैं। शुरुआत ये आवश्यक नहीं है कि आप महात्मा गांधी के इस कथन से ही शुरू करिए, जिसमें कि पुरुष के साथ इसे सहयोग करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर ये जो कथन है ये अनिवार्य नहीं है, आप अपने शब्दों में लिखिएगा, और उसमें आप किसी घटना का उल्लेख कर सकते हैं, हाथरस कांड का भी उल्लेख कर सकते हैं, या ऐसी अनेकों घटनाएं हैं। ये कांड जो है समय समय पर होते हैं, लोगों का खून उबलता है फिर ठंडा हो जाता है। अगर ठंडा नहीं होता तो ये घटनाएं दोबारा नहीं होती, लेकिन होती हैं। तो इनमें कौन सी कमियां रह जाती हैं, समाज के स्तर पर कौन सी कमी है, प्रशासन के ढांचे में कौन सा अभाव है, और हमारी मानसिकता में कहाँ त्रुटि रह गई है कि ये घटनाएं बार बार होती हैं, इस पर भी हम लोग लिख सकते हैं। तो फिलहाल किसी घटना से आप शुरू कर सकते हैं, किसी कविता के जो उद्धरण हैं, पंक्तियां हैं, उनसे आप शुरू कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि जैसे कविता की पंक्तियां आप लिखते हैं तो उसमें ऐसा नहीं कि पूरी कविता आप छापने लगिए। बहुत बार मैंने देखा है कि कुछ जो अभ्यर्थी हैं वो कविता की बहुत सारी पंक्तियां याद किए रहते हैं, तो यहाँ पर वो जोश में आ जाते हैं। जब लिखना प्रारंभ करते हैं तो 2 लाइन में उन्हें संतोष नहीं होता है, तो वो सोचते हैं कि अच्छा, अपना जो काव्य कौशल है उसको हम थोड़ा और दिखा देते हैं, तो एक पैराग्राफ पूरा जो है वो कविता लिख डालते हैं। ये सही नहीं है। निबंध जो है ये काव्य नहीं है, ये गद्य होता है।
पद्य का आप इसमें इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि ये अरुचिकर न हो जाए, नीरस न हो जाए, क्योंकि गद्य जो है ये रसीली चीज़ नहीं होती है। रस किस में होता है? कविताओं में होता है। हालांकि गद्य में भी डाला जा सकता है, लेकिन गद्य में डालने का तरीका जो है वो काव्य ही होता है। तो रसीला गद्य नहीं होता, उसको रसीला बनाने के लिए, रस से भरने के लिए उसमें पद्य उद्धरण या कहानियों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये थोड़ा रोचक बन जाए, लोग पढ़ें इसे। तो यहाँ उसकी भी एक लिमिट है। अधिकतर आपको मैक्सिमम जो है वो गद्य ही लिखना है, उसमें 2-2 लाइन या बहुत हुआ तो 3-4 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं, इतनी ही पद्य की आपको शामिल करनी है जो एकदम चुटीली हो, सटीक हो। इतना आप लिखिएगा। चलिए इसमें क्या लिखा जा सकता है, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। यहाँ ये लिखा है कि स्त्री पुरुष की गुलाम नहीं है, बात तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या लिखा है कि सधर्मिणी, अर्धांगिनी और मित्र है। ये महात्मा गांधी का कथन है। स्त्री जो है वो पुरुष की सहधर्मिणी है, उसके साथ उसके धर्म में हाथ बटाने वाली है, उसकी अर्धांगिनी है, यानी उसके आधे अंग की वो संचालन करता है। अर्धनारीश्वर का जो स्वरूप है उससे ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। उसके बाद उसकी मित्र है। तो क्या स्त्री की पुरुष से अलग कोई पहचान ही नहीं है? गांधी जी अगर जीवित रहते तो उनसे ये प्रश्न पूछा जाता, लेकिन अब वो ये प्रश्न या इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यहाँ जीवित नहीं है, और गांधी जी ऐसी वैसी हस्ती तो है नहीं, तो यहाँ हम उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। वो एक महान व्यक्तित्व थे, महान विचारक थे, विद्वान व्यक्ति थे, जीवन के उनके पास बहुत अच्छे खासे अनुभव थे, और संयम की जो मूर्ति या प्रतिमान उन्होंने प्रस्तुत किया वो दूसरे के लिए प्रस्तुत करना बहुत टेढ़ा काम है। लेकिन हर व्यक्ति के विचार हर जगह उत्कृष्ट ही हों ये आवश्यक नहीं है। तो अपने दृष्टिकोण को थोड़ा आलोचनात्मक बनाइएगा। अगर आपको ये पंक्तियाँ बहुत सटीक नहीं लग रही हैं, बहुत फिट नहीं लग रही हैं, तो ये भले ही गांधी जी की ही क्यों न हो, आप इन्हें हटा भी सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आधुनिकता से इसका तालमेल बिठाना मुश्किल काम है, क्योंकि पुरुष से अलग अस्तित्व भी नारी का होता है, मतलब महिला का होता है। पुरुष का अपना अस्तित्व है, ऐसा थोड़े है कि दोनों को जोड़ कर ही हमेशा देखा जाए। परिवार की अवधारणा ठीक है, समाज ठीक है, परिवार जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों के मिलने से बनता है या उसी से चलता है, लेकिन क्या परिवार का ही निर्माण करना यही राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक है? क्या राष्ट्र की उन्नति के लिए और काम नहीं बच गए हैं? ये भी तो एक प्रश्न है। तो यहाँ देखिए, परिवार या परिवारवादी व्यवस्था का विरोध नहीं किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि जो दोनों ही प्राणी हैं, मतलब लिंग भेद का यहाँ प्रारूप आप देख रहे हैं, तो स्त्री और पुरुष दोनों का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व भी है। तो यहाँ स्वतंत्र व्यक्तित्व को ही प्राथमिकता देनी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण का मतलब ये है कि जो पुरुषवादी मानसिकता है उसको हतोत्साहित करना। नहीं, यहाँ पर किसी भी तरह का नारीवादी जो दृष्टिकोण है वो नहीं दर्शाया जाएगा। बस ये है कि जो जीव है उसको उसका जीवन जीने का, उसके जो बेसिक अधिकार हैं उन्हें प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए, उसको वो प्राप्त करे, उसका शोषण ना हो, बस ये चीज़ें। तो यहाँ हम इसको लिखें या ना लिखें ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि जिस समाज में नारी का यानी महिला का सम्मान होता है वह प्रगतिशील और विकसित होता है। ये एक सही बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और समाज और परिवार के निर्माण में नारी का स्थान महत्वपूर्ण होता है, तो निसंदेह होता है। कोई भी समाज या कोई भी परिवार वृद्धि नहीं कर सकता, स्थायी नहीं रह सकता जब तक कि उसके अंदर कोई महिला ना हो। तो महिला का योगदान वहाँ उल्लेखनीय होता है और अनिवार्य होता है, ये चीज़ें। और जब समाज सशक्त और विकसित होता है तो राष्ट्र भी मजबूत होता है, क्योंकि समाज जो है ये राष्ट्र के स्तंभों की भांति होता है, उसे आधार देता है और उन्हीं पिलर्स पे ये जो राष्ट्र है ये खड़ा होता है। या आप कह सकते हैं कि ये नींव की ईंट की भांति होता है। आजकल पिलर वाले मकान बनाने का जो प्रचलन है वो बढ़ गया है। पहले के समय में नींव डालते थे, बहुत गहरी गहरी नींव होती थी। तो आप दोनों का यहाँ जिक्र ले सकते हैं। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं, ये हर्बर्ट का शब्द है और उससे पहले ये कहा गया है कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में नारी जो है वो केंद्रीय भूमिका निभाती है। इसके बाद माता के रूप में नारी प्रथम गुरु होती है और हर्बर्ट के शब्दों में एक अच्छी माता 100 शिक्षकों के बराबर होती है। तो ये जो पहला पैराग्राफ है दोस्तों, ये नारी सशक्तिकरण के बारे में लिख तो रहा है, लेकिन इसमें ओवरऑल अगर मोटे तौर पे आप इसका सारांश निकालना चाहें तो यहाँ नारी की वही भूमिका दिखाई जा रही है जो पारंपरिक है, यानी एक माता की और एक पत्नी की। इससे बाहर कोई भूमिका यहाँ प्रस्तुत नहीं की जा रही है। तो प्रस्तावना आपकी ऐसी ही हो ये कतई ज़रूरी नहीं है, आप अपने तरीके से शुरू करिए। कुछ जो नए विचार हैं, ज्वलंत सोच है या जो जलते हुए विचार हैं, उनको आप यहाँ रख सकते हैं। इसके बाद पैराग्राफ बदल कर लिखिए, भारतीय समाज में वैदिक काल में नारी का स्थान बहुत ही सम्मानजनक था और हमारी जो अखंड भारत की विदुषी नारियां हैं उनके नाम से भारत को जाना जाता था। तो सही बात है, पहले के समय में जो ऋग वैदिक काल था उस समय महिलाओं को बराबरी पर यज्ञ और होम का अधिकार था। हालांकि उसमें भी जो विद्वान पुरुष होते थे, मतलब उस समय के महर्षि और ऋषि होते थे जो कि काफ़ी प्रकांड विद्वान होते थे, वो इन नारियों के साथ कभी कभी थोड़ा
जो अमानवीय रवैया है वो अपनाते थे। जैसे याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद है उसको आप सुनते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि याज्ञवल्क्य जो है वो गार्गी को चेतावनी देते हैं कि अगर तुम चुप नहीं रहोगी तो तुम्हारा सिर फोड़ दिया जाएगा। तो ये उनकी जो पुरुषवादी मानसिकता थी उस पर एक कुठाराघात था। मतलब गार्गी उनके साथ शास्त्रार्थ कर रही थी, और शास्त्रार्थ में जब उन्हें लगा कि उनके तर्क कम पड़ रहे हैं तो वो इस प्रकार की धमकी देते हैं। और इस प्रकार की जो अनेकों विदुषी नारियां हैं वो सामने आती हैं, जैसे कि अपाला हैं, घोषा हैं, मैत्रेयी हैं। इसके अलावा आप विद्योत्मा का नाम सुनते हैं। विद्योत्मा ने कालिदास को उकसाया, उन्हें प्रताड़ित किया मानसिक रूप से, और उसके बाद वो निकल पड़ते हैं घर से और अंत में बहुत ही अच्छे ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति करके लौटते हैं। तो इस प्रकार की जो महान नारियां थी उनकी कहानियां आप सुनते हैं, उसी के बारे में कहा जा रहा है। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि कालांतर में जैसे जैसे वो प्राचीन समय बीतता है और हम लोग जो मध्यकालीन संक्रमण का समय है उसमें प्रवेश करते हैं, तो वहाँ तक आते आते ये जो स्थितियाँ हैं ये बिगड़ने लगती हैं। बिगड़ने की जो शुरुआत है वो तो उत्तर वैदिक काल से ही शुरू हो जाती है। हालांकि सिंधु घाटी की सभ्यता में हम देखते हैं कि वहाँ मातृसत्तात्मक जो समाज है उसकी अवधारणा दिखाई देती है। अब वो कितनी सच थी या कितनी झूठ थी ये सिर्फ हम साक्ष्य के आधार पर कहते हैं, जो प्रमाण हमें मिले हुए हैं, मोहरे या जो भी कुछ, उसके आधार पर कहते हैं। लेकिन वाजिब स्थिति उस समय की कैसी थी ये कोई नहीं जानता, कोई जाकर नहीं देखा है। तो इसलिए एक अंदाजा ही है, सब चीज़ यहाँ अंदाजे पर है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में स्थितियाँ अच्छी थी। समय बदलने के साथ साथ जब मध्यकालीन संक्रमण का दौर यहाँ शुरू होता है तो ऐसी स्थिति में महिला की स्थिति या महिलाओं की जो परिस्थितियाँ हैं वो बिगड़नी चालू हो जाती हैं। और इसके बाद जैसे जैसे मध्यकाल का अंतिम समय आता है, चरम सीमा आती है, वैसे वैसे ये स्थितियाँ और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। मतलब इनमें गिरावट ही गिरावट देखी जाती है। और समय बीतता है तो उसके बाद अंग्रेजों का आगमन होता है, यानी यूरोपीय शक्तियाँ आती हैं। तो यूरोपीय शक्तियों में अंग्रेजों ने महिलाओं की स्थिति पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं दिया, बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं भारतीय समाज में आकर घुस गई थी जिनको कि अंग्रेजों की सहायता के बिना दूर नहीं किया जा सकता था। मतलब उन्होंने अच्छा खासा उसमें योगदान दिया। जैसे सती प्रथा थी या बाल विवाह वाला जो प्रचलन था, विधवाओं के बारे में जो योगदान दिया गया, तो इसके संबंध में अंग्रेजों ने अच्छा खासा उसमें पहल करके जो सुधार का प्रयास है वो किया था। और इसकी एवज में उन्हें भारतीय जो लोग थे उनका विद्रोह भी झेलना पड़ा। जैसे सती प्रथा का विरोध अंग्रेजों ने किया, राजा राम मोहन राय ने उन्हें सपोर्ट किया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग से लोग बहुत खुश नहीं थे। ऐसा नहीं कि सती प्रथा को उसने समाप्त किया या करवाने का आदेश दिया तो इससे लोग खुश हो गए थे। लोग सोचते थे कि अंग्रेज जो है वो हमारे धार्मिक मामलों में, हमारे वैदिक जो कर्मकांड है उनमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। किसी नारी को जिंदा जला देना, स्त्री को जिंदा जला देना, ये उन्हें अच्छा और बेहतरीन काम महसूस होता था, और इसी के चलते वो अंग्रेजों के खिलाफ चले जाते थे। तो सुधार तो उस समय होते हैं, मध्यकाल से कुछ बेहतर स्थितियाँ आती हैं, लेकिन बहुत जो बड़े स्तर के सुधार होने चाहिए थे, जैसे होने चाहिए थे वैसे नहीं होते। ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि आज़ादी के बाद ये लोगों के मन में आशा जगती है, जो सुधारवादी लोग थे उनके मन में ये उम्मीद जगती है कि अब कुछ सुधार हो सकता है, कोई सतरंगी स्वप्न सामने दिख रहा है और वो साकार हो सकता है, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समय बीता तो विकास में तो तेजी आई, हमने तेजी से डेवलपमेंट करना शुरू किया, अलग अलग जो योजनाएं हैं वो क्रियान्वित होने लगती हैं, और विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनमें हम विकास करते जाते हैं। अलग अलग सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष या जितनी भी चीज़ें हैं उनमें हम प्रयास करते हैं। लेकिन महिलाओं की स्थिति में आज भी जितना सुधार आना चाहिए उतना नहीं आया है, और इसीलिए सशक्तिकरण की आवश्यकता है। ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि संवैधानिक अधिकार भी मिले। संविधान में भी महिलाओं को अच्छे खासे अधिकार मिले हुए हैं। अगर वो सारे अधिकार वास्तविक धरातल पर उतर सके तो अच्छी बात होगी, इससे काफ़ी सुधार आ जाएगा, काफ़ी स्थितियाँ जो हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगी। लेकिन ऐसा है नहीं, वो सिर्फ किताबी है। वास्तविक धरातल पर उन्हें उतारना बहुत टेढ़ी खीर है, टेढ़ा काम है। और हम अपनी पुरुष प्रधान मानसिकता को बदल नहीं पाए, और नारी के प्रति जो दोयम रवैया है वो आज तक बना हुआ है। अब यहाँ पर पुरुष प्रधान मानसिकता को कहा जाए या जो रूढ़िवादी मानसिकता है, यहाँ पुरुष को सीधे सीधे दोष लगाना ये भी ठीक नहीं है। ये सही है कि पितृसत्तात्मक समाज था और उसी में महिलाओं का शोषण जो है वो आरंभ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सीधे सीधे यहाँ पुरुषों को ब्लेम करना ये एक थोड़ा सा पक्षपाती रवैया हो जाएगा। यहाँ आप ये लिखिएगा कि रूढ़िवादी जो मानसिकता है, जिसमें कि एकदम जो जड़ परंपराएं होती हैं या एकदम से रूढ़ परंपराएं होती हैं, उन्हीं का हम पालन करते हैं और उससे 1 इंच भी इधर उधर खिसकना नहीं चाहते, तो उसके चलते नारी के प्रति जो दोयम रवैया है वो अपनाया जाता है। इसके बाद भारतीय नारी के साथ विरोधाभासी स्थितियां हमेशा बनी रहती हैं, ये एकदम जाहिर बात है। प्राचीन ग्रंथों में यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता,
ये सूत्र वाक्य इस्तेमाल किया जाता है और कहा जाता है कि नारी जो है वो पूजनीय है। जहाँ पर नारी का सम्मान होता है, उसकी पूजा की जाती है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। ये एक चीज़ है। और आज भी कहा जाता है कि महिलाओं का अगर आप घर में सम्मान कर रहे हैं तो वहाँ लक्ष्मी निवास करती है। लक्ष्मी मतलब क्या? देवी रहती है। तो ये चीज़ है। लेकिन हमारे देश में एक और जहाँ लक्ष्मी, सीता, दुर्गा और पार्वती के रूप में नारी को शक्ति स्वरूपा और जो देवी का स्वरूप है वो बताया जाता है, वहीं एक और अबला बता दिया जाता है। कहाँ तो एक और महिषासुर मर्दिनी, अष्टभुजा धारिणी और हाथ में खड्ग लिए हुए और राक्षसों का संहार करते हुए, रक्त का खप्पर पकड़े हुए, एकदम उग्र मुद्रा। और दूसरी ओर एक अबला जिसके हाथ में तनिक भी बल नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं है। तो इस प्रकार की दोयम मानसिकता कैसे हो सकती है? दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। मतलब दोनों चीज़ें तो सच हो नहीं सकती, लेकिन यहाँ दोनों ही बताया गया है। तो ये परंपरा और रूढ़ि की बेड़ी में जो जकड़े हुए विचार हैं वही दिखाई देते हैं। हालांकि यह सत्य है कि आज़ादी के बाद अपनाए गए विभिन्न कार्यक्रमों और महिला संरक्षण के प्रयासों से महिलाओं की स्थिति में गुणात्मक सुधार हुआ है। परिवर्तन तो हुआ है, ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि एकदम बदलाव ही नहीं हुआ है। जैसा मध्यकाल में चल रहा था, हरम वाला रिवाज था और पर्दा प्रथा थी और महिलाओं के साथ दैहिक और मानसिक शोषण होता था, वैसा ही आज चल रहा है, ये नहीं है। और हम ये भी कह सकते हैं कि दुनिया के बहुत सारे देशों की तुलना में हमारे यहाँ महिलाओं की स्थिति काफ़ी बेहतर भी है। लेकिन सुधार जिस तरह के भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में होने चाहिए वैसे नहीं हो पा रहे हैं, और इसीलिए हम इसकी आलोचना कर रहे हैं। ये चीज़ें अब यहाँ आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा जो जनगणना 2011 है उसको आधार बना के आप लिंगानुपात और जो शिक्षा वाला अनुपात है उसको आप यहाँ डाल सकते हैं। ये एक बेहतर चीज़ हो सकती है। इसके बाद आप ये लिख दीजिएगा कि इन सब के बावजूद जो लैंगिक आधार पर विषमता है वो स्पष्ट दिखाई देती है, भेदभाव नहीं खत्म हो रहा है, यही समस्या है। और महिला आरक्षण विधेयक पर जो मतभेद है ये भी इसी मानसिकता का परिचायक है। यहाँ जो 33% आरक्षण वाली बात होती है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, तो ये प्रावधान इस विधेयक के द्वारा महिलाओं को मिल सकता है, लेकिन यहाँ विवाद इस पर भी चल रहा है, जबकि ऐसे मुद्दों पर विवाद नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लोग तत्पर नहीं हुए हैं, पहले से ही है। जो पहले का समय था उस समय से ही चल रहे हैं। जो समाज सुधारक हैं या सुधारवादी मानसिकता के लोग हैं वो ऐसा प्रयास करते हैं, लेकिन जो प्रयास कर रहे हैं उसकी तुलना में जो यहाँ विनाशकारी गतिविधियाँ चल रही हैं, मतलब जो रूढ़िवादी मानसिकता है या जो शोषणकारी लोग हैं वो प्रबल है, उनका प्रतिशत ज़्यादा है, और इसीलिए जो प्रयास होता है वो दिख नहीं पाता या बहुत कम दिखाई देता है। ये स्थितियाँ हैं। और यहाँ भारत का जो सैन्य क्षेत्र था वहाँ 1992 में जहाँ महिलाओं को कमीशन देने की शुरुआत हुई है सेना में, ये सेना की बात की जा रही है, तो वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो पंचायत और स्थानीय निकाय है वहाँ महिला आरक्षण की सुविधा भी दी गई है। तो इस तरह के जो नए नए सुधार हुए हैं, मतलब ये तो पहले की बात की जा रही है। जो करंट अफेयर वाले मुद्दे हैं जहाँ कुछ महिलाओं को सुविधा अतिरिक्त मिली हुई है या उनके लिए कुछ उल्लेखनीय प्रयास हुआ है, तो उसको आप यहाँ बेशक जोड़ सकते हैं, निर्भीक होकर जोड़िए, उससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जो नवीनतम मुद्दे होते हैं वो निबंध को तरोताज़ा कर देते हैं, और ऐसे जो टॉपिक होते हैं उसमें करंट अफेयर की अच्छी खासी भूमिका होती है, योगदान होता है। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं, यहाँ अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो संविधान को ओवरऑल बता सकते हैं। तो अनुच्छेद 13 क्लास 3 ये इसको आप लिख सकते हैं। 39D है, इसके अलावा 42 और 51E वाला जो है उसके माध्यम से महिला अधिकारिता को संवैधानिक संरक्षण भी दिया गया है। ये सब आप इसमें लिख सकते हैं, या संविधान के जो प्रावधान है उनको नाम लेकर भी लिख सकते हैं। उनका जो क्रम है या उनका जो अनुच्छेद है वो आप न भी याद कर पाएँ तो कोई बात नहीं, यहाँ पॉलिटी का आपको फंडा नहीं रटना है। यहाँ सिर्फ आपको ये लिखना है कि महिलाओं को क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, इतना आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक जो प्रयास है उन पर दृष्टि डाली जाए तो सती प्रथा वाला जो उन्मूलन का प्रयास था ये काफ़ी उल्लेखनीय था, इसको आप लिखेंगे। राजा राम मोहन राय ये तो सिर्फ मोहरे मात्र थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने उसमें अपने स्तर पर काफ़ी प्रयास किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इस मामले में उनकी तारीफ करनी चाहिए। अंग्रेज लाख बुरे हों लेकिन इस मामले में उन्होंने अच्छा काम किया था, क्योंकि सती प्रथा बहुत ही एक घृणित प्रथा थी। किसी जीते जागते इंसान को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, जिंदा आग में झोंक देना, आप सोच कर देखिएगा कि ये कितना नृशंस है, ये मानवता के एकदम विपरीत है, ये राक्षसी व्यवहार है। और ऐसा राक्षसी व्यवहार जो धर्म के बड़े बड़े पाखंडी पुजारी होते थे वो करते थे। किसी बेसहारा या एक तरह से देखा जाए तो पति की मृत्यु के बाद दुख से मारी हुई जो महिला होती थी, मतलब किसी भी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो वो दुखी होती है और दुख में वो डूबी हुई है, रो चिल्ला रही है या एकदम से बेसुध हुई है, और वैसी ही स्थिति में उसको उठाकर नहलाते थे। मतलब घर की महिलाएं बलपूर्वक उसको उठाकर उसको नहलाती थी, और बढ़िया जैसे विवाह में सजाया जाता है वैसे आभूषण पहनाकर, एकदम बढ़िया भारी गहने वगैरह पहनाकर, और उसके बाद एक डोली में बिठाकर,
और उसको जोरदार नारा लगाते हुए उस स्थान तक ले जाया जाता था जहाँ उसके पति की चिता सजी हुई होती थी। और वहाँ पर उसको ज़बरदस्ती, जब वो महिला वहाँ पहुँचती थी तो वो भागने का प्रयास करती थी, क्योंकि जान का मोह सबको होता है, कोई खुशी खुशी आग में नहीं कूद जाएगा। हर महिला जो है वो सीता जी जैसा जो एटीट्यूड है वो नहीं दिखा सकती। वो एक कहानी वाली बात है कि सीता जी जो है वो अग्नि परीक्षा देने के लिए आग में चली जाती है, लेकिन असलियत क्या है, किसी भी जिंदा चीज़ को अगर आप आग में डालना चाहेंगे तो वो प्रतिरोध तो करेगा ही। तो वो भागने का प्रयास करती थी, लेकिन इतने ज़्यादा लोग वहाँ जुटे हुए होते थे कि वो उसको जबरी पकड़कर उसमें झोंक देते थे, जबरन उसमें डाल देते थे। और वो भाग न जाए इसलिए बाहर से नारियल और जो भारी भारी पूजा के सामान होते हैं उनकी उसके ऊपर बौछार की जाती थी, मतलब चढ़ावा चढ़ाया जाता था। और सती माता की जय इस प्रकार के नारे लगते थे। और अंत में घी की आहुति देकर आग लगा देते थे, कपूर और घी डालकर। और वो चिल्लाती थी, जिंदा जलती थी, और जब अभी पूरी तरह से जली नहीं रहती थी, भागने की कंडीशन में होती थी, तब वो निकल कर भागना चाहती थी। तो आसपास के जो वहाँ के धर्म के पुजारी होते थे वो लाठियों से पीट कर उसको उसी में ढेर कर देते थे। तो आप इस घटना को सुनकर कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं? कोई नहीं कर सकता। यहाँ ये संभव नहीं है। अगर थोड़ी भी इंसानियत किसी व्यक्ति के अंदर जिंदा है तो वो इसे अच्छा नहीं कहेगा। तो यहाँ अंग्रेजों का जो योगदान था उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो यहाँ लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय, इनका प्रयास था। तो ये सती प्रथा जो है ये प्रतिबंधित होती है, मतलब कम हो जाती है। प्रतिबंध का मतलब ये नहीं कि एकदम से गायब हो गई, कुछ मामले तब भी देखे जाते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक इस पर नियंत्रण होता है। इसके बाद जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट था वो आता है, 1856 वाला आप देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ ब्रह्म समाज का जो ब्रह्म विवाह अधिनियम था वो आता है। तो विधवाओं के साथ भी बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। एक तो छोटी उम्र में, पहले तो बाल विवाह होता था, मतलब लड़कियों को और लड़कों को भी साथ में, वो भी बलि के बकरे बनते थे। तो यहाँ दोनों को ही छोटी उम्र में, जब वो कुछ समझने या सोचने के योग्य नहीं होते थे, तो वैसी उम्र में लाठी से नाप कर शादी कर दी जाती थी। मतलब एक सामान्य मानसिकता ये थी कि महिला जो है उसका कद पुरुष से छोटा होना चाहिए, मतलब पति जो है वो पत्नी से लंबा होना चाहिए। एक भारतीय समाज में ये मानसिकता होती थी, अभी भी है। अभी भी कोई पत्नी अगर लंबी दिखाई देती है और पति उसकी तुलना में कद में छोटा है तो लोग उसको थोड़ा उपहास भरी निगाह से देखते हैं। ये एक मानसिकता का अंतर है। अब इसके बाद जब ऐसा होता था तो लाठी से नापते थे, और लड़के से थोड़ी छोटी जो लड़की है वो है तो अच्छी बात है, फिर शादी तय हो जाती थी। जो माता पिता है वो तय कर देते थे, और उसके बाद लड़कों और लड़कियों को लालच दिया जाता था कि यहाँ बैठोगे और मंत्रों को सुनोगे और पंडित जी जैसा कहेंगे वैसा करोगे तो तुम्हें बढ़िया बढ़िया जो मिठाई है वो खाने के लिए मिलेगी। अब बच्चे जो है वो लालच में बैठ जाते थे, और उसके बाद पिता जो है वो बेटी को अपनी गोद में बैठा के फेरा दिलवा देता था, कन्यादान कर देता था। अब लड़की को यही नहीं पता होता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, और वो विदा हो जाती थी, या बहुत हुआ तो गौना रख लिया गया और उसके बाद कुछ समय बाद भेज देते थे। और वहाँ उसको ये बताया जाता था कि बेटा तुम काम करने वाली मशीन हो, नौकरानी की तरह तुम्हें खटना है, और उसके बाद तुम्हारा पति और सास या ससुर जो कह रहे हैं वो करना है। तो इस तरह का जुल्म होता था। और उसके बाद भी बहुत तरह की त्रासदियाँ आती थी, जैसे कि पता लगा लड़का जो है वो किसी महामारी का शिकार होकर या किसी दुर्घटनावश मर गया, तो उसके बाद वो 8-10 साल की लड़की या बहुत हुआ तो 12 साल की जो कन्या है वो विधवा हो जाती थी। विधवा कहलाती थी, हो जाती थी ये एक अलग बात है, उसको लोग कहते थे। और उसके पास अब सिर्फ जो सन्यासी वाला जीवन है उसको गुजारने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था। मतलब उसका सिर मोड़ लिया जाता था, मतलब सिर से बाल उतार लिए जाते थे। उसको सफ़ेद जो सूती साड़ी होती है एकदम साधारण वाली वो पहननी होती थी, और उसके साथ साथ उसको जितने भी तरह के खाने पकवान होते हैं वो खाने की इजाज़त नहीं होती थी। उसको रूखा सूखा खाना होता था, और घर का जितना जूठन या बचा हुआ खाना होता था वो उसको दिया जाता था। और जितने मंगलकारी काम होते हैं, मतलब मांगलिक काम होते हैं या ईश्वर के आसपास का क्षेत्र होता है, धार्मिक क्षेत्र होते हैं, वहाँ उसको जाने की परमिशन नहीं होती थी, उसको अछूत माना जाता था। बंगाल में तो बहुत बुरी स्थिति थी। तो इसीलिए विधवा पुनर्विवाह वाला जो एक्ट है वो आता है, और इसका भी बहुत विरोध होता है। लोग कहते हैं कि महिलाओं को सिर पर बैठा रहे हैं, समाज में बुराइयाँ पैदा कर रहे हैं, इस तरह से इसका विरोध होता है। तो ये सब सुधारवादी कदम है। इसी प्रकार से पारसी समाज सुधारक यहाँ वी एम मालाबारी का प्रयास दिया हुआ है। 1891 में इन्होंने जो आयु अधिनियम है उसको पारित किया। ये चीज़ें मतलब 12 साल से कम आयु की जो कन्याएं हैं उनके विवाह पर रोक लगा दी। तो हालांकि 12 वर्ष भी बहुत कम आयु है, लेकिन उस समय इससे भी कम उम्र में शादी कर देते थे। तो यहाँ 12 साल कम से कम रखा जाए, ऐसा प्रयास किया गया। और उसके बाद 1931 में बाल विवाह अधिनियम पारित करके बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो बच्चों का विवाह कर दिया जाता था, और 10-12 साल की जो लड़की होती थी वो अपने ससुराल चली जाती थी, और 15-16 साल तक वो 4-5 बच्चों की माता बन जाती थी। और उसके बाद ना तो उसका शरीर उन बच्चों के लिए योग्य होता था, मतलब प्रजनन के लिए अभी सक्षम होता था,
और न ही वो मानसिक रूप से तैयार होती थी। तो वो अलग अलग रोगों से ग्रस्त हो जाती थी, पता लगा कुपोषण की शिकार हो गई, एनीमिया से ग्रस्त हो गई। बहुत बार ऐसा होता था कि प्रसव के समय में ही मृत्यु हो जाती थी, और अगर जीवित भी रह जाती थी तो वो कम उम्र में ही बूढ़ी हो जाती थी, मतलब उसकी शारीरिक शक्ति और मानसिक सामर्थ्य खत्म हो जाता था। तो इस प्रकार की जो यहाँ घृणित चीज़ें थी उनको समाप्त करने का प्रयास किया गया। उसके बाद 1929 में भारत सरकार ने बाल विवाह के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया। तो यहाँ हरविलास शारदा, इनके प्रयासों से एक विवाह, जो बाल विवाह निरोधक कानून है, वो आता है। और चूंकि इनका नाम हरविलास शारदा था, तो शारदा नाम से ही यहाँ शारदा एक्ट इसको कहा जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं। और यहाँ पर जो शारदा एक्ट था, इसमें 14 साल से कम आयु की जो लड़की थी और 18 साल से कम आयु के लड़के का विवाह अवैध यानी गैर कानूनी माना गया। ये जो आयु सीमा है इसको निर्धारित किया गया। तो आप देख रहे हैं कि क्रमवार तरीके से पहले 12, उसके बाद 14, तो ये आयु सीमा आगे की ओर खिसक रही है। और वर्तमान में बहस चल रही है कि जो 18 साल लड़की के लिए अधिकतम न्यूनतम आयु की सीमा निश्चित की गई है कि इतने आयु की है तो विवाह कर सकती है या विवाह किया जा सकता है, तो उसको और बढ़ाया जाए। इस पर विवाद चल रहा है, मतलब लोग अलग अलग तर्क दे रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये आयु सही है 18 साल की, और कुछ लोगों का मानना है कि और ज़्यादा समय मिलना चाहिए ताकि और बेहतर विकास कर सके स्त्री जो है, उसका और अच्छा यहाँ उन्नयन हो सके। तो ये दोनों ही तर्क हैं, और दूसरा वाला तर्क ज़्यादा यहाँ सार्थक माना जाएगा कि और ज़्यादा समय मिलना चाहिए। ये जो आयु है इसको और ज़्यादा खिसकाया जाना चाहिए। तो जो करंट अफेयर का मुद्दा है, वर्तमान में चर्चा में चल रहे विषय हैं, उनको भी आप इसमें डालिए, तो ये निबंध जो है ये जीवित हो जाएगा। इसमें जो निर्जीव स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं वो नहीं दिखाई देंगी। इसके बाद आप आगे देख सकते हैं, यहाँ आप आगे लिख सकते हैं कि भारतीय लड़कियों के लिए 1848 में जो फुले दंपति थे उन्होंने पहला स्कूल स्थापित किया, पढ़ने का अधिकार। और ईसाई जो मिशनरियाँ थीं, वैसे तो इनके ऊपर आरोप लगता था कि ये धर्मांतरण करते हैं, और ये करते भी थे, धर्म का प्रचार करते थे और यहाँ पे बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तित भी करते थे। लेकिन इन्होंने नारी शिक्षा को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया, और उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, पढ़ाने लिखाने का चाहे जो पर्पज हो, धर्म बदलना हो, अपनी ओर मिलाना हो, लेकिन पढ़ाया तो, ये चीज़ हम लोग इसमें जोड़ेंगे। और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आता है, बहुत बड़े समाज सुधारक थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। इसके अलावा जो चार्ल्स का वुड डिस्पैच था उसमें भी स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया। तो इसको आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देख सकते हैं। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में कहा गया है। तो 1971 में इन्होंने पहली बार स्टेप्स ऑफ वुमेन कमेटी जो है उसका गठन किया। कमेटी की रिपोर्ट 1975 में आती है, लंबा समय लगता है, बीच में समीक्षा होती है, और इसमें यह कहा गया कि महिलाओं की उन्नति में सबसे बड़ी जो बाधक है वो रूढ़ियाँ और परंपराएं हैं। जिन परंपराओं को हमने अपनी संस्कृति के संरक्षक के तौर पे बनाया था वो आजकल भक्षक बन गई हैं, मतलब इसमें ऐसा कहा गया, और इसी के चलते महिलाएं जो है वो तरक्की नहीं कर पा रही। ये कुछ हद तक सही भी है। इसके बाद यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजनाएं, इस प्रकार की योजनाएं जो है ये पहल के रूप में आप देख सकते हैं। तो जितने भी सरकारी योजनाएं पहले से चल रही हैं या वर्तमान में चल रही हैं, या उनमें कुछ नया परिवर्तन हो रहा है, कोई नई बढ़त देखी जा रही है, सार्थकता देखी जा रही है। जैसे योजना बनती है, कुछ समय उसका बीत जाता है तो उसका मूल्यांकन करते हैं कि उसमें कितना हमने सफलता दर्ज की है और कितना अभी पाना शेष है। तो वो सब चीज़ें आप इसमें रेखांकित कर सकते हैं, फ्लो चार्ट के जरिए दर्शा सकते हैं, या उसको बिंदुओं के जरिए आप यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं। ये तरीका हो सकता है, ये आपके निबंध को और बेहतर बनाएगा। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि भारत में जो घटता लिंगानुपात है वो भी चिंतनीय है। लिंगानुपात ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो उतना ज़्यादा घटा नहीं है, लेकिन कम तो है ही है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ चिंता का विषय है, सही बात है। और कन्या भ्रूण हत्या, ये इस ओर संकेत, मतलब ये जो लिंगानुपात है ये किस चीज़ की ओर संकेत कर रहा है कि कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, यानी पैदा होने से पहले या तो मार दिया जा रहा है या पैदा होने के बाद देख रहे हैं कि लड़की है तो मार दे रहे हैं। इस तरह की स्थितियाँ, ये इस बात की ओर इंगित करता है। कुछ जो क्षेत्र होते हैं या कुछ जो पिछड़े दूर दराज के ग्रामीण इलाके होते हैं, वहाँ तो लड़कियों को पैदा होते ही अगर अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था वहाँ नहीं पहुँच पाती या किसी कारणवश वो पैदा होने से पहले लिंग परीक्षण नहीं करा पाते और दुर्घटनावश अगर लड़की पैदा हो गई मान लीजिए, तो वो करते क्या हैं, अफीम रखे रहते हैं और अफीम उन लड़कियों के मुंह में डाल देते हैं। तो बड़ा आदमी रहेगा तब तो वो अफीम के नशे में सो जाएगा, लेकिन वो लड़की जो है वो उस अफीम के तेजी, मतलब उसकी जो पावर है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती और मर जाती है, गहरी नींद में जाती है और कोमा में पहुँच मर जाती है। इस प्रकार से करते हैं। या पानी का एक कठौता रखे रहेंगे, काठ का बर्तन होता है, ऐसी बहुत सी जो राजस्थान के दूर दराज वाले गाँव हैं उनमें परंपराएं हैं, उसको कठौता कहा जाता है। मतलब एक टब होता है जो कि लकड़ी से बना हुआ होता है। तो जो नाइन या जो यहाँ पे मिडवाइफ होती हैं जो कि प्रसव कराती हैं, दाइयाँ होती हैं,
वो उस कन्या को ले जाकर पानी भरती हैं पहले उस टब में, और उसके बाद उस बच्चे को उसमें डुबो देती हैं, और तब तक डुबोई रखती हैं जब तक कि उसकी अंतिम सांस भी टूट नहीं जाती, मतलब उसके फेफड़ों में पानी नहीं भर जाता। ऐसा करती हैं। या लकड़ी का पाटा होता है, उसको बच्चे की गर्दन पे रख के और उसी पर बैठ जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी घृणित चीज़ है ये। मतलब सुनकर कैसा लग रहा होगा आपको, ये आप महसूस करिएगा और उसके बाद देख लीजिएगा कि ये वास्तविकता में भी होता है। तो ये चिंतनीय विषय है और ये कन्या भ्रूण हत्या का ही एक नमूना है। ये स्थितियां हैं। और आजकल तो अल्ट्रासाउंड वाली जो पद्धति है वो कोने कोने फैल गई है, और अवैध पैसे के लालच में चिकित्सक ऐसा करते हैं, लिंग परीक्षण करते हैं और उसके बाद बता देंगे तो तुरंत ही एबॉर्शन वाली नौबत आती है, गर्भपात की स्थितियाँ आती हैं और कोख में ही मार दिया जाता है। ये भी परिस्थितियाँ हैं। तो ये सब निशंस है, उसको रोकना आवश्यक है। और लड़कों और लड़कियों के बीच में पालन पोषण में भी काफ़ी भेदभाव दिखाई देता है। सामाजिक कुरीतियाँ, जैसे कुरीतियों में क्या आप लिख सकते हैं, इसमें आप बाल विवाह को लिख सकते हैं, दहेज प्रथा को लिख सकते हैं, बधुआ मजदूरी को लिख सकते हैं, नशाखोरी, इस तरह की जो स्थितियाँ हैं ये महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित करती हैं। यहाँ आप समझ रहे हैं इसका मतलब। बाल विवाह तो ठीक है, महिलाओं से सीधा लिंक हो गया कि बच्चे पर ही उनका विवाह कर दिया जाता है। मतलब खेलने कूदने की उम्र में, जिस उम्र में वो गुड़ियों से खेलती हैं उस उम्र में उन्हें पकड़कर उनकी शादी कर दी जाती है। उन्हें शादी का मतलब भी नहीं पता होता, ये चीज़ है। दहेज प्रथा की वो बलि चढ़ जाती हैं। बधुआ मजदूरी वाले क्रम में उन्हें बांध लिया जाता है। नशाखोरी, तो नशाखोरी की शिकार वो खुद कम होती हैं। यहाँ पर उनके जो पति होते हैं या उनके जो परिवार वाले होते हैं वो नशाखोरी के शिकार होते हैं और इन्हें प्रताड़ित करते हैं। खास तौर पे देखा जाता है कि अक्सर जो शराबी पति होते हैं वो अपनी जो स्त्रियां हैं, मतलब अपनी जो पत्नियां हैं, उनको पीटते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, घर से भगा देते हैं या उनके साथ मारपीट करते हैं। तो ये नशाखोरी भी इनके लिए जी का जंजाल बन जाती है। इसके बाद यहाँ तक आपने लिखा तो ये बुराइयाँ आप लिख रहे हैं। अब इसके बाद महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य क्या है? सशक्तिकरण, यहाँ गलत लिखा हुआ है, बड़ी की मात्रा होगी। यहाँ आपको सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ बताना होगा। सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि महिलाओं को उठाइए और पुरुषों को दबाइए। दोनों को दोनों का अधिकार दीजिए, बराबर का अधिकार दीजिए। यहाँ किसी को भी पक्षपाती ढंग से देखने की आवश्यकता नहीं। यहाँ ऐसा नहीं कि पुरुषों को दबा दिया जाए और महिलाओं को उठा दिया जाए, वो भी असमानता ले आएगा। वहाँ तब दूसरे ढंग की जो दिक्कतें हैं वो पैदा होंगी। और हो सकता है कि अगले 50 साल के बाद जो पुरुष हैं वो खड़े हों और कहें कि पुरुष सशक्तिकरण की आवश्यकता है। तो ये स्थितियां न बने, इसलिए आवश्यक है कि जो तराजू के दोनों पलड़े हैं, यानी जो बैलेंस के दोनों हिस्से हैं, वो यहाँ संतुलन की अवस्था में रहें। तो देखिए, यहाँ बराबर का वैधानिक, राजनीतिक और शारीरिक, इसके अलावा मानसिक और आर्थिक जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। मतलब हर क्षेत्र में ये अपने निर्णय खुद से ले सकें, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। यही वास्तविक सशक्तिकरण है। और निर्णय लेने की स्वायत्तता हो, अपने फैसले ये खुद लें, अपना फैसला ये दूसरों पर न छोड़ें या दूसरों के अधिकार में न दें। बदलाव भले ही 100% नहीं हो सका है। मतलब यहाँ पर बदलाव ऐसा नहीं है कि मतलब 100% हो गया है। 100% हुआ होता तो हम लोग इन चीज़ों पर चर्चा ही नहीं कर रहे होते, कोई दूसरा मुद्दा लेकर बैठे होते। तो बदलाव की गुंजाइश तो है, लेकिन कुछ हद तक परिवर्तन आया है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो परिवर्तन आ रहा है, सकारात्मक बदलाव आ रहा है। हम देख रहे हैं कि बेटियां जो है वो हर क्षेत्र में आगे आकर पहल कर रही हैं, हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही हैं और कहीं कहीं बहुत बेहतर प्रदर्शन भी कर रही हैं। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, जैसे निर्भया कांड है या हाथरस है, तो इनके बारे में आप क्या कहिएगा? यहाँ आप लिख सकते हैं कि कभी कभी निर्भया कांड इन प्रयासों की उन्नति पर धूल फेर देता है, पानी डाल देता है, या हाथरस की जो कालिक है वो इन्हें काला कर देती है, इन्हें स्याह कर देती है। तो इस तरह के लांछन समय समय पर लगते हैं। तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि अभी भी वो मानसिकता कहीं ना कहीं जिंदा है, जो शोषणकारी मानसिकता है वो जीवित है, तभी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो उसको समाप्त करने की ज़रूरत है। समस्या को जड़ से समाप्त करना आवश्यक होता है, नहीं तो उसकी जो शाखाएं हैं उसको काटने से कुछ नहीं होगा। किसी पेड़ को अगर आप मिटाना चाहते हैं, पेड़ काटना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है। पेड़ को अगर आप मिटाना चाहते हैं तो उसकी जो शाखाएं या तना है उसको अगर आप काटिएगा तो पेड़ जो है वो फिर से अपनी पत्तियां वहाँ से निकालना शुरू कर देगा। आमतौर पर ऐसा ही देखा जाता है। उसको हटाने का तरीका क्या है कि उसकी जड़ को ख़त्म कर दीजिए। तो यहाँ समस्या को जड़ से समाप्त करना आवश्यक है और समस्या कहाँ है इसकी पड़ताल खुद ही करनी पड़ेगी। ये आप लिख सकते हैं। और अंत में यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो कालिक है ये इन प्रयासों को स्याह कर देती है, यानी काला कर देती है। और यह भी विकृत मानसिकता है जो कि पुरुषों को उनके संस्कारों के साथ मिल जाती है। जो पुरुष हैं, जो यहाँ पे यौन शोषण होता है उसमें स्त्री और पुरुष के बीच का ही संबंध देखा जाता है। यहाँ यही स्थितियाँ हैं। तो पुरुषों की जो ऐसी मानसिकता है वो कहाँ से आती है? कहीं ना कहीं वो उन्हें इनके संस्कारों में मिलती है। जो भी इस तरह के व्यक्ति होते हैं वो इस तरह की मानसिकता लेकर पैदा नहीं होते, लेकिन उन्हें आसपास के माहौल से, जो उनके संस्कार होते हैं, उससे उन्हें प्राप्त होती है।
हो सकता है कि ये संस्कार उनके माता पिता के दिए हुए न हों, लेकिन उन्हें उनके परिवेश से यही सब सीखने के लिए मिलता है और वो इसी के आदती हो जाते हैं, इसको अच्छा समझते हैं, इसको मानसिक तृप्ति का साधन मानते हैं और इन्हीं संस्कारों के साथ ये इन्हें मिल जाती है और ये समाज के लिए एक धब्बा बन जाते हैं और अकेली लड़कियों की तलाश में निकल पड़ते हैं कि कोई अकेली घूमती हुई मिले या लड़कियां दिखाई दें तो अपना हाथ फैलाएं। तो इस तरह की मानसिकता इनकी होती है और ये बचपन से बन जाती है, ये कोई नई नहीं बनती। इसके बाद सारांश के तौर पर इस दिशा में धीमे ही सही लेकिन सधे कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। मतलब जो कदम है वो बढ़ने चाहिए, यहाँ पर प्रयास होना चाहिए, भले ही धीमा हो। इसके बाद बेहतर परिणाम के लिए मानसिकता में आमूलचूल परिवर्तन की दरकार है, क्योंकि असल खेल यहाँ सोच का है। सोचने का नज़रिया अगर आप बदल लेते हैं, जो समाज का सोचने का तरीका है वो बदल जाता है, तो सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि दिमाग का ही सब खेल होता है। दिमाग जो चाहे वो करवा सकता है। और इसके साथ सशक्त बनाने का जो प्रयास है वो महिलाओं को व्यक्तिगत स्तर पर भी करना होगा। ये सबसे बड़ी बात है। इसको तो आप और बढ़ा चढ़ा कर लिखिएगा, यहाँ 2 लाइन में लिखा है, इसको आप पूरे पैराग्राफ में लिखिएगा। बहुत अच्छा प्रभाव इसका पड़ेगा कि महिलाएं खुद से क्या प्रयास करें। दूसरे करेंगे तो वो उतना प्रभावशाली नहीं होगा, लेकिन महिला अगर खुद करती है तो ये ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। और अपने उन्नयन का प्रयास कीजिए, दूसरों को दबाने का प्रयास कभी मत कीजिए, ये भी इसके साथ अनिवार्य है। तो इतना आप लिख सकते हैं। ये एक बहुत संक्षिप्त यहाँ सारांश के तौर पर आपके सामने रखा गया था। इसको आपको फैलाना है और अपने ढंग से लिखना है, व्याख्यात्मक रूप में। तो ठीक है, और इसमें आप दुष्यंत कुमार की जो पंक्तियाँ हैं उससे आप अंत कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी मानी जाएंगी, जिसमें वो लिखते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो इस तरह की जो पंक्तियां हैं, इसके बीच की लाइनें भी हैं, तो इसमें से आप जो चाहे वो उठा सकते हैं। बहुत बड़ा मत लिखिएगा, 2-4 लाइनें कम से कम जोड़ दीजिएगा, इससे ये और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही, और आगे ये श्रृंखला जारी रहेगी, अगले विषय के साथ फिर प्रस्तुत होंगे, लेकिन इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।